हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 18 राजा ने महात्मा को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन महात्मा वीरेश के गायब होने से ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। इसलिए उन्होंने सैनिकों को वापस भेज दिया और कहा कि वो महल नहीं आ सकते, अभी उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा और वो अपनी तरफ से राजकुमारी को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। महात्मा की ये बात सुनकर सैनिक बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोला, क्या सच में आपको इस बारे में पता है कि राजकुमारी महल से गायब है? और सिर्फ राजकुमारी नहीं, इस बार तो राजकुमार भी उनके साथ महल से बाहर जा चुके हैं और इस बारे में किसी को भी नहीं पता है गुरुजी। लेकिन अगर आपको पता हो तो कृपा करके हमारे साथ चलिए, क्योंकि रानी की हालत बहुत खराब है। कोई भी वैद्य और कोई भी औषधि उन्हें ठीक नहीं कर पा रही है। उन सैनिकों के साथ आए हुए सेनापति ने महात्मा के सामने हाथ जोड़कर जमीन पर घुटने केवल बैठते हुए कहा, और वो उनसे प्रार्थना विनती कर रहा है, जिससे कि किसी भी तरह से महात्मा उनकी बात मान जाएं और उनके साथ महल में चलने के लिए राजी हो जाएं। लेकिन महात्मा को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वहां से उठकर वो कहीं भी जाएंगे। महात्मा को ऐसा क्या हो तो मुझे नहीं मालूम, तो पता है गुरुजी, लेकिन तो ये नहीं पता है सारे सैनिकों का इस तरह से वहां पर आना गुरुजी के दिमाग में शक पैदा करने के लिए काफी है। लेकिन उन्होंने सीधी तरह से सैनिकों को मना कर दिया हुए कहा, चले जाओ, यहाँ रुककर कोई भी फायदा नहीं है। तुम लोगों को भी अच्छी तरह से पता है, जहां पर मेरी जरूरत होती है मैं वहां पर खुद ही आ जाता हूं, फिर मुझे इस तरह से बुलावा भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए इस बार भी मैं आ जाऊंगा, जाओ और जाकर राजा को ये बात बता दो। महात्मा के ऐसे तेवर देखकर और उनकी बातें सुनकर सेना नायक समझ गया कि वो उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं सुनने वाले हैं और अपने मन मर्जी की ही करेंगे। इसलिए मायूसी से वो अपनी जगह से उठा और वहां से आगे बढ़ने ही वाला था, तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी, मणिकनाथ, कहाँ हो तुम? कहाँ हो? सामने आओ, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी सच बताना है विक्रांत के बारे में, और अगर तुमने उसे नहीं रोका तो 12 दिन के बाद बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तेज आवाज में ये चिल्लाते हुए महात्मा के दोस्त ठाकुर नरेंद्र प्रताप वहां पर आए, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त महात्मा अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके साथ वहां पर पूरी सेना के लोग भी बैठे हुए हैं। और उन लोगों को वहां पर देखकर वो एकदम चुप हो गए। लेकिन सेनापति का दिमाग हटा गया और उसने बड़ी बड़ी उन दोनों की तरफ देखा और फिर बोला, इसका मतलब आप दोनों को पता है पहले से ही कि वो शैतान कहां पर है और उसने राजकुमारी को कहां पर रखा हुआ, लेकिन फिर भी अपने महाराज की मदद नहीं की। ऐसा क्यों किया? आप लोगों को पता नहीं है इस वक्त क्या चल रहा है महल में और पूरे राज्य में? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं महात्मा? सेनापति ये बात बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके मुंह से के सारे शब्द निकल गए, जिससे कि सुनकर वहां आसपास खड़े सारे शिष्यों को बहुत ही बुरा लगा और वो सब तुरंत ही हमला करने वाली स्थिति में खड़े हो गए और सक्षम नतीजे आवाज में चिल्लाकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने ही हमारे गुरुजी को कुछ भी बोलने की, जब भी वो तुम्हारी हर संभव मदद कर रहे हैं? हाँ, तुम लोग सच में बहुत एहसान फरामोश लोग हो। वो तुम्हारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं और तुम हो कि उन पर ही इल्जाम लगा रहे हो। शिष्यों के बीच खड़े एक शिष्य ने ये बात भी बोली तो अपना सिर हिलाते हुए सेनापति ने उन सब की तरफ देखा और कहा, नहीं, इस तरह से नहीं, बिल्कुल अच्छी तरह से। अगर महात्मा हमारी कोई भी मदद कर रहे हैं तो इससे हमें उस जगह के बारे में पता चला चाहिए, है ना? जो कि आपको तो पहले से ही पता है, लेकिन कैसे कैसे पता चला आप लोगों को इस बारे में? सेनापति ने उन दोनों से के बात पूछी तो महात्मा और नरेंद्र ठाकुर दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली, क्योंकि इस बारे में बोलो कैसे ही किसी को नहीं बता सकते, और अगी आश्रम के सारे लोग भी वहां पर थे। महात्मा गुरुजी ये बात समझ गए और उन्होंने सभी को वहां से जाने के लिए कहा, सभी लोग यहां से जाओ और जब तक मैं आगे ना दूं कोई भी यहां पर नहीं आएगा, कोई भी मतलब कोई भी नहीं। माँ, मैं सभी की तरफ देखते हुए एकदम गंभीर मुद्रा में कहा तो सभी ने हल्का सा झुककर महात्मा को प्रणाम किया और लगभग 2-3 साल लोग जो वहां पर उन दोनों तीनों लोगों को घेर कर खड़े हुए थे वो सब वहां से चले गए। उन सब लोगों के साथ ही राजा के सारे सिपाही भी आंखों से ओझल हो गए। वो सब वहां से आगे गए और तभी सामने बैठा हुआ सेनापति इस तरह बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से पीछे मुड़कर महात्मा की तरफ देखने लगा। तो महात्मा ने एकदम से ही बोला, तुम खुद भी नहीं जानते हो कि तुम क्या चाहते हो और किस लिए आए हो यहाँ पर? हम बस मदद के लिए आए हैं, आपके शिवकर हैं और महाराज के भी। उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है जिससे कि आप हमारी कोई भी मदद करें और हमारा साथ दें, जैसे कि आप अब तक देते आए हैं। सेनापति ने अपने दोनों हाथ जोड़कर महात्मा की बात का जवाब दिया तो उसकी इस बात पर महात्मा खुश हो गए, लेकिन तभी ठाकुर ने उन दोनों के बीच बोलते हुए कहा,
अगर बात बी दिया फिर भी तुम लोग उसे तक इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकते। कोई भी वहां पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि वो किसी को मारने से पहले एक पल के लिए भी नहीं सोचता। और हाँ, राजकुमारी उसके साथ सुरक्षित है, अभी कुछ दिनों के लिए वो उन्हें कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद। इतना बोलते हुए ठाकुर नरेंद्र चुप हो गए, क्योंकि पूरी बात क्या है ये तो उन्हें भी अभी नहीं पता, लेकिन उन्हें ये पता है कि वो बहुत जल्दी इस बारे में बात कर लेंगे। चंद्रिका, चंद्रिका, उठो, होश में आओ। तुम, क्या हुआ है तुम्हें? लगता है इसे कुछ ज्यादा ही गहरी चोट लग गई है, और इसके पीछे मैं वहां पर राजकुमार को छोड़कर आ गया। क्या करूं मैं? इसे भी होश नहीं आ रहा। वीरेश ने अपनी गोद में चंद्रिका का सिर रखते हुए उसके गालों पर हल्के से थपथपा कर कहा, और वो बहुत ही परेशान लग रहा है। उसके माथे पर बोल पड़े हुए हैं, आगे भी सिकुड़कर छोटी सी हो गई है, और वो इस तरह परेशानी के साथ चंद्रिका की तरफ देख रहा है, जो कि फिलहाल बेहोश है, और उसके माथे पर बहुत ही गहरी चोट के निशान हैं, और चेहरे पर कुछ धूल मिट्टी भी लगी हुई है। उसके हाथ और कंधे पर भी चोट के निशान हैं, जहां से खून निकलता हुआ नजर आ रहा है, और साथ ही कुछ सूखे हुए खून के निशान भी हैं। रात अब तक काफी ज्यादा हो चुकी है, और चांद की रोशनी वहां पर ज्यादा दूर तक देखने के लिए काफी नहीं है। नीचे गिरते हुए चंद्रिका का सर उसे पत्थर से टकराया। जब तक वीरेश उसे तक पहुंच पाता, जब तक चंद्रिका को काफी गहरी चोट लग चुकी थी, और वो बेहोश हो गई। इसके अलावा वीरेश ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाया। उसे लगा कि शायद उसकी शक्तियां काम हो गई हैं, लेकिन असल बात तो कुछ और ही थी, जिसके बारे में वीरेश को भी कुछ नहीं पता है। इसलिए उसने चंद्रिका को अपनी बाहों में उठाया और वहां से लेकर आगे बढ़ा। वो इधर उधर चारों तरफ देखने लगा, और वो आज भी अब तक शांत हो चुकी है, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों किस तरफ हैं और कहां जा रहे हैं। उसे रास्ते भी समझ नहीं आ रहे हैं, वो बस बिना किसी मंजिल के ऐसे ही एक तरफ बढ़ता जा रहा है। वीरेश वहां से चलता हुआ थोड़ा और आगे बढ़ा, तभी उसके कानों में एक बहुत ही भयानक सी आवाज पड़ी, वहीं रुक जाओ, तुम हमारी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते हमारी अनुमति के बिना। ये बहुत ही अलग, एकदम भयानक, लेकिन किसी औरत की आवाज थी। लेकिन उसे आवाज में चेतावनी कोई भी एकदम साफ सुन सकता था। वो गुस्से में भी लग रही थी, लेकिन कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वीरेश को सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दी, लेकिन तुरंत ही वो सतर्क हो गया, और अपनी जगह पर ही रुकते हुए उसने चारों तरफ, चंद्रिका अभी भी उसकी गोद में बेहोश है और उसका सर एक तरफ को लुढ़क गया है। वीरेश समझ गया कि अनजाने में ही वो किसी और शक्ति के इलाके में आ गया है, और वहां जंगल में कई सारे इलाके ऐसे होते हैं जहां पर ऐसे ही कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। वीरेश को वैसे तो इन चीजों के बारे में पता है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति और इतनी ज्यादा रात होने की वजह से शायद वो समझ नहीं पाया। इसीलिए वो तुरंत अपनी जगह पर रुक गया और चारों तरफ आसपास देखकर उसे शक्ति को महसूस करने की कोशिश करने लगा। कौन हो तुम? सामने आओ। अगर ये तुम्हारा इलाका है तो तुम्हें इस तरह से छिपाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। वीरेश ने उसे आवाज को जवाब देते हुए कहा। उसने ऐसा इसलिए भी बोला क्योंकि वीरेश को अभी तक ठीक से कुछ भी समझ नहीं आया था। वो इतना समझ चुका था कि वो डायन या पिशाचिनी में से कोई एक है, लेकिन आखिर कौन है? दोनों की ही शक्तियां अलग अलग होती हैं, और वीरेश को लग रहा था कि अभी उसके पास उसकी शक्तियां भी नहीं हैं और ना ही पूरी तरह से काम कर रही हैं, क्योंकि काफी देर से उसकी काफी सारी शक्तियां खर्च हो चुकी हैं। जीने की दोबारा से समाहित करने के लिए उसने काफी समय से कुछ भी नहीं किया। मैं छुप नहीं रही हूं, लेकिन तुम यहां क्या कर रहे हो? जरूर तुम्हारा कोई तो मकसद होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे दिव्य शक्तियों वाले लोग इस तरह से हम शैतानी शक्तियों के आसपास तो नहीं आते, जानबूझकर तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर बताओ। इतना बोलते हुए वीरेश को अपने सामने पूरे सफेद कपड़े पहने हवा में तैरती हुई एक खुले बालों वाली औरत नजर आई, जिसकी आंखें पूरी तरह से एकदम लाल थीं और चेहरे पर उसके एक मुस्कुराहट दिखने में वो काफी खूबसूरत लग रही थी। लेकिन जब तक उसकी वो लाल आंखें पूरी तरह से एकदम काली नहीं हो गई, तब तक, और फिर उसके पूरे हाथ हवा में फैले हुए थे और उसके बाल भी। उसे इस तरह से सामने देखकर वीरेश को यह समझते देर नहीं लगी कि वो पिशाचिनी है, और पिशाचिनी बहुत ही खतरनाक होती है। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कोई इस तरह से बिना उनकी मर्जी के उनके इलाके में आ जाए, और वीरेश तो अभी यह गलती कर चुका है, इसलिए वो घबराकर अपनी जगह से कुछ कदम पीछे हो गया। देख लिया तुमने मुझे, किसी से भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं महापिशाचिनी हूं, और ये पूरा इलाका हम पिशाचिनियों का है। यहाँ पर किसी भी इंसान का आना वर्जित है, और जो भी जिंदा आता है हम में से कोई भी उसे जिंदा जाने नहीं देते।
इतना बोलते हुए वो पिशाचनी जोर का ठहाका लगाकर हंसी, तो उसकी यह भयानक हंसी वीरेश के कानों के साथ साथ वहां पूरे ही जंगल में गूंज गई। और बेहोश चंद्रिका को भी इस तरह के हंसने की आवाज सुनाई दी तो धीरे से हिली और कसमसाते हुए उसने अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए उसने इधर उधर देखा। दो इंसान खुद ही यहां पर मरने के लिए आ गए हैं। वीरेश की गोद में हिलती डुलती हुई चंद्रिका की तरफ देखकर उसने कहा तो वीरेश एकदम से ही बोल पड़ा, नहीं, मैं यहाँ पर आना नहीं चाहता था, मैं गलती से भटक कर यहाँ पर आ गया हूँ। उम्मीद है तुम इस बात को समझोगे और मुझे यहाँ से जाने दोगी। मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं करना चाहता। कहानी जारी रहेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। महापिशाचिनी के खिलाफ कोई कुछ कर भी नहीं पाता है और तुम यहाँ पर आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से जा नहीं पाओगी जब तक मैं नहीं चाहूंगी, तब तक। इतना बोलते हुए वो इस तरह हवा में तैरती हुई विलेज की तरफ आगे बढ़ी और वीरेश चंद्रिका को लिए हुए इस तरह बिना देखे पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए उल्टा चल रहा है। और तभी चंद्रिका को भी होश आया। उसने एक हाथ अपनी आंख पर रखा और अपने हाथों से आंख मारते हुए उसके मुंह से थोड़ी दर्द भरी आवाज निकली, क्योंकि उसके शरीर में जहां जहां पर भी चोटें लगी हुई थी उसे वहां पर दर्द हो रहा था। हमारा सर, हम इस तरह से घूम क्यों रहे हैं, रुक जाओ। जब तक उसे समझ आया कि वो किसी की गोद में है तो वीरेश के कंधे पर हाथ रखते हुए चंद्रिका बोली, और चंद्रिका को होश में आते देख वीरेश अपनी जगह पर रुक गया। और इसी बीच चारों तरफ से पिशाचिनियों ने आकर उन दोनों को घेर लिया। वीरेश वो सब कुछ देख नहीं पाया क्योंकि उसका ध्यान चंद्रिका की तरफ हो गया और उसने चंद्रिका से कहा, ठीक हो तुम, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना चोट में? हम यहाँ कैसे आए? हम तो वहां ऊपर पहाड़ी पर थे ना, और तुमने हमें गोद में क्यों उठाया? नीचे उतरो, हम चल सकते हैं। बेहोश थी तुम पागल लड़की, इसलिए गोद में उठाना पड़ा। मुझे भी कोई शौक नहीं है इतनी भारी हो तुम। वैसे भी इतना बोलते हुए वीरेश ने उसे जमीन पर खड़ा कर दिया और उसके इस तरह अचानक से खड़ा करते ही चंद्रिका एकदम से लड़खड़ाई। वो लगभग कितने ही वाली थी। फिर उसने अपना हाथ वीरस के कंधे पर रख लिया और दूसरी तरफ से भी किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसका वो दूसरा हाथ हवा में एकदम ऊपर खड़ा हो गया। और तभी उसकी नजर उसे तरफ गई तो उसे हवा में तैरती और मुस्कुराती हुई वो एक औरत नजर आई, जिसे देखकर चंद्रिका की तेज चीख निकल गई और तेज चिल्लाते हुए को, पीछे हटो, तुम कौन हो? हाथ छोड़ो हमारा। सच में तुम इंसान बहुत ही बुरे होते हो। हम मदद कर रहे हैं और तुम इस तरह से चिल्ला रही हो, जाओ मरो। इतना बोलते हुए उसे पिशाचिनी ने झटक कर चंद्रिका का हाथ छोड़ दिया और उसके इस तरह झटका देने से चंद्रिका वहां जमीन पर ही लड़खड़ा कर गिर गई। लेकिन पूरी तरह जमीन पर गिर पाती उससे पहले ही वीरेश ने उसे पकड़ लिया और पिशाचिनी ने हम दोनों को घूर कर देखा और कहा, घर से भागे हुए प्रेमी हो क्या तुम दोनों लोग? तो वैसे ही कुछ रहे हो जैसे तुम दोनों के हालात हैं, लगता नहीं लड़की के घर वाले कभी मानेंगे। और इतना बोलते हुए वो फिर से जोर जोर से हंसने लगी। चंद्रिका को भी वीरेश ने सीधे खड़ा किया, लेकिन वो ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा डर रही है। फिर उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा तो वहां पर सिर्फ एक औरत नहीं, उसी के जैसी लगभग 4 से 5 औरतें थीं और सब उसी तरह के कपड़े पहने हुए खुले बालों और लाल आंखों के साथ हवा में तैर रही थी और जोर जोर से हंस रही थी, शायद उन दोनों की परिस्थिति पर। वीरेश का हाथ कसकर पकड़ते हुए चंद्रिका उसके पीछे आकर खड़ी होकर उससे बोली, ये कहाँ फंस गए हैं हम? तो वहां ऊपर पहाड़ी पर थे ना, मैं वहां से नीचे गिरी और फिर उसके बाद हम दोनों यहाँ कैसे आए, बताओ मुझे, कौन है ये लोग? चंद्रिका के ऐसे सवालों पर वीरेश उसे ही दांत लगता हुआ बोला, चुप करो तुम चंद्रिका, सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। पता नहीं क्या जरूरत थी तुम्हें इस तरह पहाड़ी में इतने किनारे जाकर खड़े होने की, और फिर तुम्हें बढ़ाने की वजह से मुझे भी वहां से नीचे आना पड़ा, और ये सब पिशाचिनियां हैं, मैं गलती से उनके इलाके में आ गया। वीरेश की ये बात सुनते ही चंद्रिका ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और बोली, तो जो ये तुम्हारी गलती हुई या फिर हमारी? और वैसे भी कौन सा मैं जानबूझकर खुद ही थी वहां से, तुम्हारी वजह से ही गिरी थी। उस वक्त भी मैं अगर तुम पीछे से आवाज ना लगती तो हमारा ध्यान ना भटकता। तुम्हारी वजह से ही होता है सब कुछ। तुम्हारी वजह से वसुंधरा भी तुम्हारी वजह से ही महल से गायब हुई, और तुम्हारी वजह से ही अभी मुझे मेरी भी जान जाते जाते बची, और अब तुमने फिर से हम एक दूसरे मुसीबत में फंसा दिया है।
एक तो मैं तुम्हारी जान बचाई, भला कोई इस तरह से शुक्रिया अदा करता है क्या? तुमसे ज्यादा एहसान फरामोश लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। वीरेश ने भी उसे पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। आह, चुप करो तुम दोनों, तुम इंसान सच में कितना बोलते हो। बोल बोलकर हम लोगों का दिमाग खराब कर दिया। चलो पकड़ लो इन दोनों को और ले चलो अपने साथ। माँ पिशाचिनी ने इस तरह हवा में लहराकर आगे जाते हुए कहा और अपनी बाकी सारी पिशाचिनियों को आदेश दिया। वो सब उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तभी वीरेश ने जल्दी से आंख बंद की और तुरंत ही अपने मंत्र पढ़ने लगा और उसने अपनी दिव्य शक्तियों के इस्तेमाल से एक सुरक्षा घेरा अपने और चंद्रिका के चारों तरफ बनाया। और जैसे ही वो पिशाचिनी आगे आए, उनमें से एक भी उन दोनों को छू तक नहीं पाए। और जैसे जैसे वो आगे आए, उनके हाथ एकदम जलकर कल पड़ने लगे, तो वो सब तुरंत ही पीछे होगा और चिल्लाकर वहां से दूर भागी। महापिशाचिनी अब तक के गायब हो चुकी थी, इसलिए वो उनकी मदद नहीं कर पाए और बाकी सब भी चिल्लाते हुए अलग अलग दिशाओं में भाग गए। और कुछ देर के लिए वीरेश और चंद्रिका की आंखों से ओझल भी हो गई। तो वीरेश ने चंद्रिका का हाथ पकड़ा और तेज आवाज में चिल्लाया, खड़ी क्या हो, भागो यहां से। जबकि चंद्रिका बहुत ही हैरानी के साथ आंखें फाड़े हुए वो सारा तमाशा देख रही थी, क्योंकि ऐसा कुछ अपने जन्म से लेकर आज तक महल में रहकर कभी भी उसे देखने को नहीं मिला है। हाँ, वो काफी सारी बातें और कहानियां सुनती रहती थी और काले साए का एहसास भी उसे अपने पास होता था। यहां तक बगीचे के पास वहां रक्षा कवच से बाहर में भी काले साए उसे मंडराते नजर आते थे, लेकिन ऐसा कुछ पिशाचिनी और हवा में तैरती और थे उसने पहली बार ही देखी है। चंद्रिका उसके बोलने पर भी नहीं भागी, तो वीरेश ने उसका हाथ पकड़कर उसे पूरी तरह से अपनी तरफ खींचा और जिस दिशा में भी वो जितनी तेजी से भाग सकता था उतनी तेजी से भागा, क्योंकि उसे पता था अगर वो पिशाचिनियों के इलाके से बाहर चला गया तो फिर बाहर आकर वो लोग उस पर हमला नहीं कर सकती, क्योंकि सारी ही काली शक्तियों या दिव्य शक्तियां सभी का अपना अपना इलाका होता है जहां पर दूसरी शक्तियां उन पर आकर हमला नहीं कर सकती जब तक वो उनका कोई नियम नहीं तोड़ते या फिर सामने से लड़ने की कोई वजह नहीं देते। और सारी शक्ति अपने ही इलाके में सबसे अधिक ताकतवर होती है। ये सब कुछ वीरेश को अच्छी तरह से पता था, इसलिए अगर उसे जरा सी भी भनक गोटी कि वो पिशाचिनियों का इलाका है तो वो कभी भी उसे तरफ ना जाता। वीरेश के इस तरह से खींचने पर चंद्रिका को भी एहसास हुआ और वो भी तुरंत ही उसके साथ भागी और वो दोनों वहां से भागते भागते काफी दूर आ गए और बहुत देर तक वो दोनों नहीं रोक, लेकिन अब उनके पैरों में ऐसा लग रहा था जान नहीं बची है और उनकी सांस भी एकदम चढ़ गई थी। वीरेश को तो इतना ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन चंद्रिका के चोट भी लगी हुई थी और पिछले 2 दिनों से उसने कुछ फल, जंगली फल और नदी के पानी के अलावा कुछ खाया पिया भी नहीं है। उसने पानी ना पीने का प्रण लिया था, लेकिन समर और वीरेश ने समझा बूझकर उसे थोड़ा बहुत खिला दिया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी ऊर्जा तो नहीं है कि वो बहुत ज्यादा दूर तक दौड़ते हुए भाग पाए। रुक जाओ, मैं अब और ज्यादा नहीं भाग सकती, नहीं भाग पाऊंगी मैं अब, और यहां से चाहे वो लोग मेरी जान ले लें या फिर जो भी हो। इतना बोलते हुए चंद्रिका वहां जमीन पर ही घुटने के बल बैठ गई। वहां पर जंगल की मिट्टी, सूखे पेड़ पौधे, टहनियां, कंकड़, पत्थर और न जाने कितनी ही चीज थी। इन सब के बारे में भी चंद्रिका ने नहीं सोचा। उसे बस रुककर सांस लेनी थी और उससे अब खड़े भी नहीं हो रहा था, इसलिए रुकते ही वो तुरंत वहां पर बैठ गई और वीरेश का हाथ भी उसने छोड़ दिया। तो उसके बात सुनकर वीरेश भी थोड़ा सा आगे अपनी जगह पर ही रुक गया और फिर पीछे मुड़कर उसने चंद्रिका की तरफ देखा। चंद्रिका की हालत इस वक्त बहुत बुरी लग रही है और उसके पैर की चोट में से फिर से खून निकलने लगा है। सर की चोट भी अभी ताज़ी ही है, इसलिए ही उसे हर जगह पर दर्द महसूस हो रहा है। अपनी सिर पर हाथ रखकर आंखें बंद करते हुए चंद्रिका वहीं जमीन पर घुटने के बल बैठी है और नीचे की तरफ ही देख रही है। चंद्रिका को ऐसी हालत में देखकर वीरेश को उस पर बहुत ही तरस आई और वो भी वहां पर ही रुक गया, क्योंकि वो समझ गया था अब तक वो दोनों वहां से तो काफी दूर निकल आए हैं, इसलिए पिशाचिनियों से तो उन लोगों को यहां पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन जंगल और फिर वो गहराती हुई रात, उससे बीच कौन सा नया खतरा कब सामने आकर खड़ा हो जाए ये भी कोई नहीं कह सकता। और वीरेश कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि चंद्रिका भी उसके साथ है, इसलिए वह पूरी तरह से सावधान रहना चाहता है। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं, लेकिन बस अपना नकचढ़ापन बीच में मत लेकर आना। वीरेश ने अपना हाथ उसके सामने बढ़ाते हुए कहा, पूरी दुनिया में एक तुम ही इकलौते हो जो हमें नाक चढ़ा बुलाता है। इसके अलावा और सब हमें दयालु और नेक दिल कहते हैं, पता है तुम्हें? नजर उठाकर वीरेश की तरफ देखते हुए चंद्रिका ने कहा। तो वीरेश ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, हाँ,
क्योंकि शायद तुम ये नक चढ़ापन सिर्फ मुझसे ही दिखाती हो और मुझसे ही लड़ाकी भी रहती हो। हमेशा मुझे याद दिलाती हो मेरी गलती और मेरी वजह से ही राजकुमारी वसुंधरा हमारे साथ नहीं है। वीरेश ने ये बात बहुत ही अफसोस के साथ बोली और उसकी बातों में ही मायूसी साफ झलक रही है, जिसे सुनकर चंद्रिका को भी उसके लिए बुरा लगा, साथ ही अपनी कई बातों को सोचकर भी। इसलिए वीरेश का हाथ पकड़कर उसका सहारा लेते हुए वह किसी तरह से उठकर वीरेश के सामने खड़े हुई। चंद्रिका ने वीरेश से कहा, हमें माफ कर दो अगर हमने कुछ ऐसा बोला हो जिससे तुम्हें बुरा लगा, लेकिन हम तुम्हारी नाकामी तुम्हें याद नहीं दिला रहे थे। हम बस तुमने हमें बोल तो बदले में बोल दिया, उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि वो सब कुछ तो पहले से ही होना था। और सच कहे तो पूरी गलती हमारी है, क्योंकि विक्रांत वहां पर हमें लेने के लिए आया था, लेकिन वसुंधरा को लेकर चला गया, क्योंकि सबने ऐसी योजना बनाई हुई थी जिसमें वो फंस गया। लेकिन हम ये सोच रहे हैं जिस वक्त उसे ये समझ आएगा कि वसुंधरा उसके किसी काम की नहीं है, तो कहीं वह उसके साथ कुछ। ये बात बोलते हुए चंद्रिका ने एक गहरी सांस ली तो वीरेश तुरंत ही बोला, नहीं नहीं, मैं वसुंधरा को कुछ भी नहीं होने दूंगा, उसे मैं बिल्कुल सही सलामत वापस लेकर आऊंगा और ये मेरा खुद से वादा है। हाँ, उसे कुछ ना हो, हम भी भगवान से यही प्रार्थना करेंगे, और अगर वसुंधरा को कुछ भी हो उससे पहले हमारी जान चली जाए। चंद्रिका ने भी बहुत पछतावे के साथ ये बात बोली, क्योंकि उसे भी अब तक इन बातों का बुरा लगता है, जो कुछ भी बचपन से लेकर आज तक उसके माता पिता राजा रानी ने किया और जानबूझकर उसको बचाने के लिए वसुंधरा की जान को खतरे में डाला, ये सब कुछ वो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही है। कहानी जारी रहेगी।